हे दोस्तों, शायद आपने नेपोलियन हिल और एंड्रू कार्नेगी की स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आपको ये चीज नहीं पता होगी कि उस स्टोरी में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग है। क्या है वो इंपॉर्टेंट पार्ट? वो बताने से पहले मैं एक बार स्टोरी को वापस से रिकैप कर देता हूँ। जो लोग को स्टोरी नहीं पता होगी वो लोग को भी कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। देखो, स्टोरी ये है ना कि नेपोलियन हिल काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। वो एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस कंपनी में काम करते थे, जहां उनकी कंपनी ने वेल्थ क्रिएशन के ऊपर पैसों से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया था। इसी प्रोसेस के दौरान नेपोलियन हिल को एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड्रू कार्नेगी से मिलने की, उनका इंटरव्यू लेने की। बिकॉज एंड्रू कार्नेगी तब के टाइम के एक बिलियनर थे, बहुत अमीर इंसान थे। इनफैक्ट वो पूरे अमेरिका में सबसे रिचेस्ट इंसान माने जाते थे। इसीलिए नेपोलियन हिल काफी ज्यादा नर्वस थे। बट जैसे जैसे इंटरव्यू होने लग गया ना, एंड्रू कार्नेगी को नेपोलियन हिल पसंद आने लग गए। इसीलिए 3 घंटे का इंटरव्यू देने के बजाय उनके साथ 3 दिन स्पेंड किया। क्यों? उसके पीछे एक रीजन था। एंड्रू कार्नेगी क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जैसे वो अमीर बने हैं खुद, हेनरी फोर्ड, एडिसन, मार्क ट्वेन, ये सारे जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज है, वो लोग ने बहुत मेहनत से कई सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उन्होंने अपनी ये वेल्थ जनरेट करी है। और उन्हें लगता था कि जो सारी नॉलेज हम लोगों ने गेन करी है अपने एक्सपीरियंस से, अगर हम लोग दुनिया के साथ शेयर नहीं करेंगे तो वो पूरी नॉलेज वेस्ट चले जाएगी। इसलिए एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल के सामने एक ऑफर रखा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए तुम्हें सालों लग जाएंगे और शायद से उतने पैसे भी ना मिले, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरा और मेरे जैसे जितने भी लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया है, बहुत कम पैसों से शुरुआत करके एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तुम उन लोगों के पास जाओ, उनसे सीखो कि उन लोगों ने कौन से सफलता के प्रिंसिपल्स अप्लाई करे हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और वो सारी नॉलेज को एक्यूमुलेट करके सक्सेस के प्रिंसिपल्स बताओ, जिसे कोई भी अगर सीरियसली फॉलो करे तो वो भी हमारी तरह बन सके। ना ये क्वेश्चन पूछने के बाद एंड्रू कार्नेगी ने टाइमर स्टार्ट कर दिया था, 60 सेकंड का टाइमर, जिसके अंदर वो आंसर चाहते थे। ना ये चीज नेपोलियन हिल को नहीं पता थी, बट स्टिल उन्होंने 20-25 सेकंड में ही आंसर दे दिया कि यस आई विल। और इसके बाद क्या था? एंड्रू कार्नेगी ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स, हेनरी फोर्ड, एडिसन या जितने भी जो बड़े बड़े लोग थे, उनसे नेपोलियन हिल का कांटेक्ट करवाया और उनके इंटरव्यूज फिक्स करवाए। जिसके बाद नेपोलियन हिल ने 20 साल लगाए, थाउजेंड्स ऑफ पेजेस लिखे, जिसे फिर कंप्रेस करके उन्होंने एक बुक बनाई। कौन सी थी वो बुक? यही आता है वो इंटरेस्टिंग पार्ट जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, जो मुझे भी नहीं पता था। मुझे लगता था ये जो बुक बनाई थी नेपोलियन हिल ने, वो थी थिंक एंड ग्रो रिच, बट ये सच नहीं है। सच तो ये है कि जो बुक उन्होंने पहले बनाई थी, सबसे पहले, वो थी द लॉ ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के नियम किताब, जिसका एक छोटा वर्जन उन्होंने बाद में बनाया था थिंक एंड ग्रो रिच, जो पूरी दुनिया में आज तक भी टॉप 10 सेल्फ हेल्प बुक्स में आती है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग चीज ये भी बोली गई है कि एंड्रू कार्नेगी ने अपने लाइफ टाइम में 50 सक्सेसफुल मिलियनर्स बनाए थे, बट नेपोलियन हिल की इस बुक ने लॉ ऑफ सक्सेस के द्वारा थाउजेंड्स ऑफ मिलियनर्स प्रोड्यूस कर दिए गए हैं। सो आज मैं आपके साथ उसी बुक के, लॉ ऑफ सक्सेस की बुक के कुछ प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ, जो थिंक एंड ग्रो रिच बुक में इतने अच्छे से बताए नहीं गए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले लॉ से, जो है बिल्ड टॉलरेंस। एक बहुत ही महान इंसान का फेमस कोट है कि यू कैन आउटवर्क मी बट यू कैन नॉट आउटसफर मी। 17 नवंबर 2012 में जोई सेल्वाडोर अपने एक फ्रेंड के साथ अपनी एक छोटी सी नाव लेके पैसिफिक ओशन में चले गए थे। पैसिफिक ओशन जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, वहां वो चले गए थे मछलियां पकड़ने। ना जोई और उनके फ्रेंड का प्लान था कि वो लोग ना 30 घंटे तक फिशिंग करेंगे वहां पे और फिर घर वापस आ जाएंगे। खाना भी उन्होंने थोड़ा बहुत ही लिया था, जिसकी वजह से बोट ज्यादा हैवी ना हो जाए। नो फिश पकड़ने के लिए वो लोग 120 किलोमीटर अंदर आ गए थे पैसिफिक ओशन के, जहां उनका प्लान था फिशिंग करने का। बट चीजें प्लान के हिसाब से हुई नहीं, बिकॉज अचानक से वहां पे हवाएं बहुत तेज चलने लग गई, वहां पे एक तूफान आने लग गया, जिसके बाद ये लोग घबरा गए। ये लोग ने फटाफट पैडल मारना शुरू किया, वापिस से वो लोग बीच की तरफ जाने की कोशिश करने लग गए। इन्होंने अपना सारा खाना, फिशेस जो पकड़ी थी, वो सब भी डंप कर दिया ताकि लोड कम हो सके। पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। तूफान की वजह से हुआ ये कि ये लोग 400 किलोमीटर सी के अंदर बीचों बीच पहुंच गए। उस तूफान में फंसने के बाद इन लोगों की हालत बहुत खराब हो गई थी। खाने के लिए खाना नहीं बचा था, पीने के लिए पानी नहीं था, बट फिर भी जैसे तैसे करके ये लोग सरवाइव कर रहे थे। अच्छी बात ये थी कि कभी कभी बारिश हो जाती थी, जिसकी वजह से वो लोग ये जो बारिश का पानी है उसे जमा करने लग गए और खाने के लिए वो लोग अगेन मछलियां पकड़ने लग गए। बट कई बार जब बारिश नहीं होती थी, तब वो लोग क्या करते थे कि कई बार वो लोग अपना पेशाब भी पी लेते थे, या वो नहीं तो कई बार जो जानवरों का खून होता है ना, वो उनको पीना पड़ता था, बर्ड्स या फिशेस को पकड़ के। आप सोच ही सकते हो लोगों की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई होगी। जहां देखो वहां सिर्फ पानी ही पानी था, लोग नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, पानी पीने के लिए नहीं, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो लोग जैसे तैसे बस सरवाइव कर रहे थे। ऐसे एक के बाद एक दिन बीतते गए और प्रेशर बढ़ता गया, इनकी तकलीफें बढ़ती गई, दिमाग और शरीर से लोग एकदम कमजोर होने लग गए। इनफैक्ट आप बोल सकते हो ये सारी चीजों का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि उनका जो फ्रेंड था ना, उसने दम तोड़ दिया, वो मर गया। बट जोई जो थे, उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी। वो अकेले होने के बावजूद वो हर दिन सरवाइव करते थे, 1 स्टेप एट अ टाइम। बस यही चीज अपने दिमाग में वो दोहराते थे और ऐसे दिन रात बीतता गया, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। ना कोई उन्हें रेस्क्यू करने आ रहा था, ना उन्हें कोई लोग मिल रहे थे।
बट फिर सडनली एक दिन उनकी आंखों के सामने से एक शिप गुजरती हुई उन्हें देखी। उनका जो फायर गन था ना, वो उन्होंने फटाफट ढूंढा और उसे फायर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो फायर गन था ना, वो खराब हो गया था। इसीलिए वो शिप के जो लोग थे वो उन्हें नहीं देख पाए और उनके सामने से ही वो शिप चली गई। और बस इसके साथ साथ उनकी हिम्मत टूटने लग गई थी। बट फिर भी वन डे एट अ टाइम कर करके उन्होंने कई दिन बिता दिए। इनफैक्ट आपको पता है उन्होंने उस समुद्र में 6 महीने बिताए। कैसे ना कैसे करके वो बचते रहे, थोड़ा बहुत खाना पीना के साथ साथ। और वो समुद्र में 10,000 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। उन्होंने अपने आप को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। और इसके बाद फिर उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना, क्योंकि वो बस वहाँ पे 6 महीने ही नहीं टिके थे, बल्कि पूरे 400 दिन वो टिके हुए थे समुद्र में, जो एक्चुअल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। पर फिर 30 जनवरी 2014 को अचानक से उन्हें एक छोटा सा आइलैंड दिखा, जो दिखने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी अपने आप को उस आइलैंड तक पहुंचाने के लिए, एबान अटॉल। जहां वो जैसे ही पहुंचे वैसे ही वो बेहोश हो गए। बट फिर लोगों ने उन्हें स्पॉट करके उन्हें रेस्क्यू किया और फाइनली वो बच गए। ना देखो दोस्तों, जोई और उनका दोस्त दोनों ही सेम सिचुएशन में फंसे थे, लेकिन जोई बच पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी थी वो उनके दोस्त से काफी ज्यादा थी। और ऑथर यही लेसन भी सिखाते हैं। देखो, जिंदगी में ना आपके कई सारे प्रॉब्लम्स आएगी, कई सारी परेशानियां आएगी। शायद इतने बड़े लेवल पे ना आए, बट छोटे मोटे लेवल पे ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते रहेगी। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को वही इंसान फेस कर पाएगा जिसका टॉलरेंस लेवल ज्यादा होगा, जिसकी चमड़ी आप बोल सकते हो मोटी रहेगी। क्योंकि सच बात तो यह है कि दुनिया कमजोर लोगों के लिए बनी ही नहीं है। यहाँ पे वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं जो मजबूत होता है। इसलिए लेसन नंबर 1, लॉ नंबर 1 इस वीडियो का यही है कि आपको अपने टॉलरेंस पे काम करना चाहिए। इसके बाद आता है सेकंड लॉ। आज से करीब 100 साल पहले जब इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तब एक बार एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही थी, जिसके अंदर मेजॉरिटी लोग ब्रिटिशर्स थे। बट वहां पे ना एक अजीब सा इंसान भी था, एक इंडियन जो टर्बान और धोती पहना हुआ था, जिसे देख के ब्रिटिश लोग आपस में हंस रहे थे, उसे जज कर रहे थे। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। नहीं, जो इंडियन था ना, वो कोने में बैठा कोई एक चीज पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और काफी देर से वो ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट करता हुआ दिख रहा था लोगों को। जिसके बाद उसने अचानक से चिल्लाते हुए कहा कि इससे पहले कुछ बुरा हो जाए, इस ट्रेन की चेन को खींच दो। नहीं, ये सुनने के बाद किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। सब शॉक थे कि ये क्या बोल रहा है आदमी। तो इसके बाद उस आदमी ने क्या किया कि वो खुद से ही जाके उसने चेन खींच दी। ट्रेन अचानक से रुक गई। सारे अंग्रेज उस इंडियन पे चिल्लाने लग गए कि तूने क्यों किया बेवकूफ, क्यों तूने ट्रेन को रोक दी, पागल, ये वो। दुनिया भर का उसे भला बुरा बोलने लग गए। जिसके बाद वहां का एक बड़ा ऑफिसर उनके पास आया और उसने बोला कि तुमने ये चीज क्यों करी, ट्रेन की चेन ऐसे ही नहीं खींची जा सकती है और तुमको इसके लिए सजा भी मिलेगी ना। ये सारी चीजें वो ऑफिसर बोल ही रहा होता है, तभी आदमी बोलता है कि सर, अगर मैंने ये ट्रेन नहीं रोकी होती तो आज जो ये हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स ट्रेन में बैठे हैं उनकी जान जा सकती थी ना। उस ऑफिसर को ये सुन के अजीब लगा, बट फिर भी तसल्ली के लिए उन्होंने क्या किया कि जैसा वो आदमी बोल रहा था वैसे ही उन्होंने कुछ गार्ड्स को आगे जाके ट्रेन की पटरी को चेक करने को कहा। और सरप्राइजिंगली जब गार्ड्स ने जाके ट्रेन की पटरी चेक करी तो उन्हें पता चला ना कि आगे की पटरी के कुछ नट एंड बोल्ट्स निकले हुए थे, जिसकी वजह से हाँ, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता था। जिसके बाद उस ऑफिसर्स ने और गार्ड्स ने उससे पूछा कि तुमको ये सब चीज कैसे पता चली। तब उस इंडियन ने रिप्लाई किया कि एक्चुअली मैं जब से बैठा हुआ था इस ट्रेन में, तब मैं इसकी स्पीड और इसके मूवमेंट्स को ही ऑब्जर्व कर रहा था, जिससे मुझे कुछ तो एब्नॉर्मल फील हुआ। ट्रेन के जो वाइब्रेशंस थे वो नॉर्मल नहीं थे। ऐसे ही वो कई सारी टेक्निकलिटीज उन्हें समझाने लग गए, जिससे ऑफिसर्स भी काफी इंप्रेस हुए। और होंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये जो आदमी था ना, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। ये थे भारतीय इंजीनियर मोक्षगंधम विश्वेश्वराया। शायद आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स ऑफ ऑल टाइम, जिनकी वजह से आज हम 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं ना। ये पूरी स्टोरी में जो इंजीनियर थे उन्होंने कैसे लोगों की जान बचा पाई? वेल, एक चीज करके, जो है कॉन्सेंट्रेट। देखो दोस्तों, एक रीसेंट रिसर्च के हिसाब से ईयर 2000 से लेके ईयर 2022 तक हम इंसानों का जो अटेंशन स्पैन है ना, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इनफैक्ट पहले बोला जाता था कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना, वो 12 सेकंड्स का है, बट वहीं 2020 में अब देखा जा रहा है कि हमारा अटेंशन अब 8.25 सेकंड्स का हो गया है। बेसिकली आप बोल सकते हो ये सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, ये सारी रीजंस की वजह से हमारे कॉन्सेंट्रेट कर पाने की एबिलिटी कम से कम होती जा रही है। जबकि सच तो यह है कि अगर आपको कोई भी फील्ड में, किसी भी चीज में आगे बढ़ना है, अच्छा काम करना है, तो आपको डीप वर्क करना बहुत जरूरी है। आपका कॉन्सेंट्रेट कर पाना बहुत जरूरी है। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी है सक्सेस का। जितने भी लोग बड़े बन पाते हैं, सक्सेसफुल बन पाते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी बहुत पावरफुल होती है। इसलिए इस एबिलिटी के ऊपर भी जरूर काम करो। अब अगर आपको कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है, उससे रिलेटेड चीजें डिटेल में सीखनी है, तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, जो आप आई बटन से जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है। अभी आते हैं नेक्स्ट लॉ पे, जो है अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या आपने कभी स्टीव हार्वी के बारे में सुना है? वेल, ही इज अ टीवी होस्ट, कॉमेडियन। उनका एक शो है फैमिली फ्यूड, जो मुझे काफी अच्छा लगता था। मेरी वाइफ भी बहुत देखती है उसे। काफी इंटरेस्टिंग शो है वो। वेल, उनके शोज तो इंटरेस्टिंग है ही, बट उनकी स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टीव हार्वी जब यंग थे, जब अपने स्ट्रगलिंग डेज में थे ना, तब वो पार्किंग लॉट्स में सोया करते थे। पार्किंग लॉट्स इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे घर के लिए, और वो अपने कार में ही टाइम स्पेंड करते थे।
हर दिन उनका कुछ ना कुछ स्ट्रगल हो रहा होता था, पैसे की बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए फिर उन्होंने सोच लिया था कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं क्विट कर दूंगा। बट तभी उनको अपने अंदर से ही आवाज आई, अगर तुम अपने आप पे भरोसा रखते हो और अभी खड़े हो जाते हो तो मैं तुम्हें ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिसके बाद स्टीव हार्वी खुद ही उठ जाते हैं और वो अपने पापा को फोन करने जाते हैं। वो पापा को फोन डायल ही कर रहे होते हैं, तभी उनके फोन पे वो देखते हैं कि एक मैसेज पड़ा हुआ है, एक पेंडिंग मैसेज, जिसे वो खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो मैसेज है ना वो अपोलो शो का है, जो चक सर्टन का है। जो मैसेज में बोल रहे होते हैं कि हे स्टीव, मैंने तुम्हारा ना एक रैंडम सा क्लिप देखा है, मुझे तुम काफी फनी लगे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये संडे ना एक स्पॉट खाली है अपोलो पे, अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ ना। जैसे ही स्टीव ये बात को पढ़ते हैं, वो पढ़ते ही उसे रोने लग जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो खुशी के आंसू थे, इसलिए क्योंकि उनके बैंक में सिर्फ $35 बचे हुए थे और न्यूयॉर्क जाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे जहाँ पे वो शो होने वाला था। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए, बट फिर कैसे न कैसे करके उन्होंने अपने फेथ और कॉन्फिडेंस बनाए रखा ना। उनके पास टाइम बहुत कम था, संडे आने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हुए थे, इसलिए वो देखने लग गए कि अब वो क्या कर सकते हैं। वैसे तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे थे, बट स्टिल उन्होंने फेथ और कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा। जिसके बाद फॉर्चुनेटली उन्हें एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि हे स्टीव, दिस इज टॉम फ्रॉम कॉमेडी कैरावन, और उन्होंने उन्हें एक गिग का ऑफर दिया जिसके लिए उन्हें $150 मिलने वाले थे। ऑब्वियसली उन्हें वो जॉब चाहिए थी, इसलिए वो फौरन वहां पे गए और उन्होंने वो काम किया जिसके लिए उन्हें $150 मिले। अब वो टाइम पे उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ इतना अच्छा परफॉर्म किया ना कि लोगों को वो बहुत पसंद आए और टॉम को भी, जिसके लिए फिर उन्होंने अगले दिन के लिए भी उन्हें बुक कर दिया। और आउट ऑफ नोवेयर, जहां उनके पास कोई पैसे ही नहीं थे, अब उनके पास $300 आ गए थे जो इनफ थे उनके न्यूयॉर्क जाने के लिए। और बस फिर क्या था, वो फौरन निकल गई न्यूयॉर्क के लिए, एकदम एंड इन टाइम पे वहां पे पहुंचे ना। ये जो शो था ना वो काफी बड़ा शो था, यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े स्टार्स आए हुए थे, जैसे ड्वेन जॉनसन, रॉक के नाम से जो जाने जाते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमिक ऑफ ऑल टाइम जाने वाले जेमी फॉक्स। ये सब लोगों ने वहां परफॉर्म किया था और एक्चुअली ये सब लोगों को लोगों ने बू कर दिया था, मतलब लोगों को परफॉर्मेंस लोगों की पसंद नहीं आई थी। अब ऐसे टाइम पे जब जहां बड़े बड़े दिग्गज लोग हार चुके हैं, वैसी जगह पे स्टीव जैसा अननोन इंसान कैसा परफॉर्म कर सकता? उसका कॉन्फिडेंस तो एकदम खराब हो जाना चाहिए था, बट नहीं, ऐसा हुआ नहीं। स्टीव फुल कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने गए और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उनको लोगों का अपलॉड मिला और इस शो के लिए उन्हें टोटल $750 मिले, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था उनके लिए। और यहीं से आप बोल सकते हो फिर उनकी गाड़ी भी तेज होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े शो में इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के सामने इतना अच्छा परफॉर्म किया कॉन्फिडेंस रखते हुए, इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस भी हुए और उनकी नेटवर्थ जो है आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच गई है। और यही है लॉ नंबर 3, दैट हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप कर सकते हो, तब तक सच तो यह है कि आप नहीं कर पाओगे। हेनरी फोर्ड का जो कोड भी है ना, वेदर यू थिंक यू कांट, ईदर वे यू आर राइट, ये चीज को याद रखो। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना बहुत जरूरी है, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे, जो है हैविंग अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। दिलजीत दोसांग एक सिंगर है, आपको पता होगा शायद। वो एक बार एक सीनियर सिंगर के साथ कनाडा गए हुए थे, जहाँ उनका एक शो था ना। दिलजीत है ना, वो सीनियर सिंगर के साथ उनके एक फ्रेंड के घर पे चले गए थे। उनका वो जो दोस्त था ना, उसका घर बहुत अच्छा था, आलीशान घर था ना। वैसे तो ये बहुत बड़े सिंगर थे, बट स्टिल वो उनके घर पे जाने के बाद उन्होंने उस घर की काफी तारीफ करी कि यार आपका पंखा कितना अच्छा है, भाभी ने जो दाल बनाई थी वो कितनी अच्छी बनाई थी। ऐसी वो उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लग गए। ना दिलजीत सोच रहे थे कि यार ये इतना सीनियर इंसान है, इतना बड़ा है, फिर भी ये नॉर्मल इंसान की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। और ये चीज उन्होंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको कोई जरूरत नहीं है इतनी तारीफ करने की। तो सिंगर ने उन्हें कहा कि मुझे पता है कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं ओवर तारीफ कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सामने वाले को हम पसंद आए ना। दिलजीत बोलते हैं ना, ये उनकी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन था जो उन्होंने सीखा था। बेसिकली जैसा नहीं था कि हैविंग अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, जो लोगों को अच्छी लगे। अब देखो, ऑब्वियसली ये चीज में आपको एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए और कई सारी बुक्स इसके बारे में बात भी करती है, लेकिन अगर आपकी एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी होगी तो ऑब्वियसली आप दूसरों को पसंद आओगे, और जब आप दूसरों को पसंद आओगे तो वो लोग आपको पसंद भी करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपके काम भी आएंगे। जैसे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक में भी बताया गया है कि बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, गिव देम जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। जब आप ये सारी चीजें करते हो ना, तो ऑब्वियसली आप सामने वाले इंसान को पसंद आने लग जाते हो। उनको लगता है कि हाँ, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, आपके अंदर ईगो नहीं है, आप सच में उनकी तारीफ कर रहे हो। ये सब चीज कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प करती है, जो लॉन्ग रन में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत जरूरी है। और ये चीज गैरी वेनरचक भी बोलते हैं कि बीइंग नाइस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी इन बिजनेस, जो आपको भी फॉलो करना चाहिए, सिर्फ एज अ स्ट्रेटजी नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए। और लास्ट जिस लॉ के बारे में बात करने वाले हैं वो है विजन। टाइम मैगजीन्स के टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में नाम आता है एक भाविश अग्रवाल जी का। ना भाविश अग्रवाल का बचपन से एक विजन था, एक सपना था कि उन्हें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। इसलिए ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करा, 2 पेटेंट्स और इंटरनेशनल जर्नल में 3 आर्टिकल्स पब्लिश करने के बाद भी उन्होंने अपने जॉब को क्विट कर दिया। उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, बट उनका एक विजन था। विजन क्या था? एक खुद की कंपनी खोलना। इसलिए फिर उन्होंने वो किया भी।
उन्होंने खोली ओला ट्रिप्स नाम की कंपनी। olatrips.com उनकी वेबसाइट थी, ऑनलाइन वेबसाइट, जहां वो लोगों को ट्रैवल करने के लिए बेटर डील्स प्रोवाइड करते थे। यही उनका बिजनेस था ना। उन्हें अपने बिजनेस के लिए रोज बैंगलोर से बंदीपुर जाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें कई बार कैब करनी पड़ती थी। और टू बी वेरी प्रिसाइज, ओला ट्रिप जो थी ना, वो उस वक्त तक कुछ खास काम नहीं करती थी, जिसके लिए उन्हें बार बार कैब करनी पड़ती थी ना। एक बार क्या हुआ, उनका जो कैब का एक्सपीरियंस था ना, वो काफी ज्यादा खराब साबित हुआ। उनके जो कैब के ड्राइवर थे, उन्होंने उससे पैसे भी लिए और सही जगह पे उसे छोड़ा भी नहीं, जो उनका बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस कैब ड्राइवर ने उन्हें आधे रास्ते पे ही छोड़ दिया था और वो पैसे के लिए झगड़ा करने लग गया। भाविश ने उन्हें एग्रीड टर्म्स पे पैसे तो दे दिए, बट वो और पैसे मांगने लगा। तभी उनके दिमाग में आइडिया आया कि यार ये जो प्रॉब्लम है ना, शायद ये मैं फेस कर रहा हूँ तो बाकी लोग भी बहुत फेस करते होंगे, और उन्हें इस आइडिया से रिलेटेड कुछ करना चाहिए। कोई एक अच्छी कैब सर्विस बनाना चाहिए जहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो ना। ये आइडिया को उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर किया ना। उनके पेरेंट्स ने उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, बट क्योंकि उनका विजन क्लियर था, इसलिए फिर उन्होंने हार नहीं मानी। वो गए फिर अपने को फाउंडर अंकित भाटी के पास, जिन्हें वो आइडिया पसंद आया, जिसकी वजह से वो ऑन बोर्ड भी आए। और फिर वो जाके कई सारे बिजनेस टाइकून जैसे अनुपम मित्तल और ऐसे लोगों से उन्होंने फंडिंग उठाई। और अभी तक बात करें तो 2010 से लेकर 2022 तक ओला ने टोटल 2554 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। हाँ, मेरे हिसाब से ओला वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट कंपनी नहीं है। कई सारी प्रॉब्लम्स अभी भी मैं फेस करता हूँ उसे यूज करते वक्त, बट एक चीज तो है कि अगर एक इंसान के पास विजन है तो कई सारी बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर सकता है। और यही लेसन नेपोलियन हिल भी बोलते हैं कि यार जितने भी लोग बड़े बनते हैं जिंदगी में, बहुत पैसे कमा पाते हैं, कुछ बड़ा कर पाते हैं, उनके अंदर एक कॉमन चीज होती है कि वो लोग का विजन काफी अच्छा होता है। वो लोग फ्यूचर के बारे में काफी अच्छे से सोच पाते हैं, जो आम लोग नहीं सोच पाते। इसलिए इस लेसन के साथ ही मैं खत्म करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बुक के और लॉज आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी बुक की समरीज फ्री में हर संडे चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जितने भी लोग चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं सब व्हाट्सएप पे, उन सभी लोगों का धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू अगेन, बाय बाय।